नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 24 ऊर्जा के स्रोत। आज मैं इस चैप्टर के बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बेहतरीन और इमेज के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझाने का भी प्रयास किया हूं। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कीजिए। नेक्स्ट हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। समुद्र से उत्पन्न ऊर्जा का एक प्रारूप है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है हमारा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए, जो समुद्र से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जीवाश्म ईंधन की हानियां हैं। इसमें ऑप्शन पहला है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है यह अनवीकरणीय संसाधन है, और ऑप्शन हमारा लास्ट डी है ये सभी। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि आते हैं। तो देखिए, जो जीवाश्म ईंधन होती है इनसे हमारी सभी प्रकार की हानियां होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वायु प्रदूषण, ये सभी हमारी हानियां होती है। तो इसके थोड़ा हम इमेज देख लेते हैं। ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं धुआं, ये सब इन्हीं के कारण, जीवाश्म ईंधन के कारण ही हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऊपर हमारे वायुमंडल को हानि पहुंचाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है हमारा कोयले में पाई जाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है ए सभी। तो देखिए, जो कोयला होता है उसमें ए सभी पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है CO2। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन हो या कुछ भी चीज़ यदि जलती है तो वो CO2 गैस उत्पन्न करती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जीवाश्म ईंधन ही नहीं बल्कि कुछ भी चीज़ यदि जलती है तो उसमें से CO2 गैस ही निकलती है। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। वायुमंडल CO2 द्वारा अवरक्त किरणों को अवशोषण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होना कहलाता है। देखिए, इस प्रश्न के कहने का मतलब है, जो वायुमंडल होता है CO2 गैस द्वारा, CO2 गैस जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा जो अवरक्त किरणें होती हैं उनको अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण वो ऊष्मा उत्पन्न होता है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा गिरि प्रभाव, यानी कि इसमें ग्रह प्रभाव दिया है। ऑप्शन बी है हरित गिरि प्रभाव, ऑप्शन सी है हरित प्रभाव, ऑप्शन डी है सौरभित ग्रह प्रभाव। एक ग्रह नहीं है, गिरि सभी में है, इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरित गिरि प्रभाव इसे बोला जाता है। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है सौर सेल है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति, और ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को जलीय ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति, और लास्ट है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति। तो देखिए, जो सौर सेल होता है ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेती है और ये हमें विद्युत देती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह सूर्य की प्रकाश से हमें ऊर्जा लेती है और उसके बदले में हमें विद्युत देती है। तो सही होगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है लकड़ी का कोयला, ऑप्शन सी है बायोगैस, ऑप्शन डी है जैव मात्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, जो परंपरागत ऊर्जा होती है, इसके कहने का मतलब है जो सदियों से चला आ रहा हो, उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहेंगे। जैसे पेट्रोलियम, कोयला हो गया और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार की ये परंपरागत है जो कि ये सदियों से चलती आ रही है। और गैर परंपरागत जस्ट इसका ओपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए गैर परंपरागत ऊर्जा वो होते हैं जैसे कि कुछ सालों से चली आ रही है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की हो गया। इस प्रकार से जो ऊर्जा हमें मिल रही है ये हमारा गैर परंपरागत है, क्योंकि ये कुछ सालों से ही हमें मिल रही है। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, क्योंकि ऑप्शन बी है लकड़ी का कोयला, तो ये सदियों से चली आ रही है। बायोगैस भी और जैव मात्रा वही जो जीवाश्म ईंधन जिसे हम बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता है। ऑप्शन ए है सरलता से सुलह हो, यानी कि सरलता से मिल जाता हो। ऑप्शन बी है भंडारण व परिवहन में आसान हो। ऑप्शन सी है समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता ये सभी आ जाएंगे, इसमें तीनों आ जाएंगे। सरलता से सुलह हो, भंडारण व परिवहन में आसान हो और समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम हो, ये सभी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन गति कितनी होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन पहला है 20 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 15 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 30 किमी प्रति घंटा और ऑप्शन डी है 45 किमी प्रति घंटा। तो देखिए, पवन ऊर्जा को उपयोग करने के लिए जो पवन की गति होती है वो 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 15 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने के लिए ऑप्शन ए है ताप 5 लाख केल्विन होना चाहिए, ऑप्शन बी है ताप 5000 केल्विन होना चाहिए, ऑप्शन सी है ताप 60 केल्विन होना चाहिए, ऑप्शन डी है ताप 36 केल्विन होना चाहिए। तो देखिए, नाभिकीय संलयन के लिए जो इनके ताप की आवश्यकता होती है वो 5 लाख केल्विन के लिए आवश्यक होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 लाख केल्विन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न भी है प्रश्न संख्या 11। हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन ए नाभिक के विखंडन पर, ऑप्शन बी है नाभिक के संलयन पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पर, यानी कि नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन दोनों पर, और ऑप्शन डी है महासागरीय तापीय ऊर्जा पर। तो देखिए, जो हाइड्रोजन बम होता है वो हमारा नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नाभिक के संलयन पर। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और यदि ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।